गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड इन्वेस्टमेंट, या फिर हमारा दूसरा टॉपिक फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें सेम ही डिस्कशन हम फॉलो करते हैं। तो आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो किसी भी इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव दो ही होते हैं। एक तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, यानी कि रिटर्न मीन्स सीधे शब्दों में बात करें तो इनकम से होता है। हर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है जिससे कि वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि वो अपनी मनी से पार्ट अवे करता है व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, तो उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को, जोखिम को कम करें। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी इन्वेस्टर या हर किसी इन्वेस्टर को होते हैं, जो कि फर्स्ट आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करना एंड सेकेंड रिस्क को मिनिमाइज करना। अलॉन्ग विद दिस, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी साथ लेकर के चलते हैं जो हमारे आज की डिस्कशन का पार्ट होंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कॉमन वही लेकर के चल रहे हैं जो कि है मैक्सिमाइजिंग दी रिटर्न्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था रिटर्न, जिसका कि सीधे शब्दों में मतलब होता है इनकम टू दी इन्वेस्टर, ये दो तरीके से पॉसिबल है। या तो ये यील्ड की फॉर्म में हो सकती है, जिसे हम रेकरिंग इनकम भी बोलते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले डिविडेंड, इंटरेस्ट और ऐसी ही कोई रेगुलर इनकम, या फिर ये कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में हो सकती है, यानी कि आपने जिस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया है आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड यदि फेस वैल्यू आपकी सिक्योरिटी की बढ़ गई है तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था कि लेटर से हमने एक शेयर को इन्वेस्ट किया 500 रुपये में, और जब हमने इसको सेल किया तो उसकी वैल्यू थी 550, तो जो 50 रुपीज़ का डिफरेंस है वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। इसी तरीके से हमने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, लेटर से मैंने 50 लाख की एक प्रॉपर्टी परचेज की है और जब मैंने सेल की तो वो 55 लाख की है, तो जो 5 लाख का डिफरेंस है वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका रिटर्न, चाहे वो आपका रेकरिंग इनकम की फॉर्म में हो या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में हो, या दोनों ही एक सिक्योरिटी से मिल रहे हो, इनको वो मैक्सिमाइज कर सके, इनको वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला है रिटर्न इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इज मेड प्लस डिविडेंड इफ एनी फ्रॉम दी सिक्योरिटी, इट इज डिवाइडेड बाय दी वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। या फिर इस फॉर्मूले को इस तरीके से कह सकते हैं, आपने ये जो फॉर्मूला देखा इसमें जो ये वाला पोर्शन है मैच्योरिटी वैल्यू माइनस वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, यही क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन है। इसीलिए इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन से, प्लस वी मे हैव द सेम थिंग डिविडेंड एंड डिवाइड इट बाय द वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड। इसी को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने किया है, लेटर से मैंने एक शेयर परचेज किया 100 रुपीज़ का, जिसमें मुझे ईयर के दौरान 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला और आफ्टर 1 ईयर इसकी रीसेल वैल्यू है 110 रुपीज़। तो यदि इसका रिटर्न कैलकुलेट हम करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेल वैल्यू जो है, मैच्योरिटी वैल्यू जो है 110 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में ये परचेज किया गया था और उसमें 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। तो यदि इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं तो हमारे पास रिटर्न आता है 15% का, यानी कि मेरी सिक्योरिटी ने मुझे 15% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न इज द इनकम विच द इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज। It may be in the form of recurring income or it may be in the form of capital appreciation or both, दोनों भी हो सकते हैं। This is the first and foremost objective of every investor while making the investment. Second objective हमारा रहता है minimizing the risk। रिस्क का मतलब होता है वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, यानी कि जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, जो हम मान करके चल रहे हैं, वो
हमें एक्चुअल में मिलेगी या नहीं मिलेगी, वही रिस्क होता है। इट रिप्रेजेंट्स दी अनसर्टनिटी, अनिश्चितता को बताता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल में मटेरियलाइज होगी या नहीं होगी। आपको ध्यान होगा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न होते हैं और एक्चुअल रिटर्न होते हैं। यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने माना कि मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा, जो कि मुझे एक्चुअल में मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। यदि मुझे एक्चुअल में 12% का रिटर्न मिला तो जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न में 3% का, वही क्या है, रिस्क है। और मैंने आपको ये भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम अपनी मनी से पार्ट अवे करते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता ही होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है रिस्क की, विच इज नथिंग बट दी वेरिएबिलिटी इन रिटर्न। रिटर्न जो कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं रिस्क। आपको ये भी बताया गया कि जो रिस्क है इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम केवल मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, केवल कम कर सकते हैं। और रिस्क को कम करने का जो तरीका है वो है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। एक्सपर्ट्स का हमेशा कहना है कि हमें कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करके मल्टीपल ऑप्शंस में करनी चाहिए, जिससे कि यदि एक ऑप्शन में, एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में हमें लॉस हो रहा है तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट लॉस में कन्वर्ट ना हो। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ऑप्शंस में करते हैं, जैसे कि वो बैंक में एफडी भी कराते हैं, सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से होने वाले रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइजिंग दी रिस्क, और रिस्क को कम किया जा सकता है बाय द वे ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि जब भी हम चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को एनकैश कराना, उससे हमें पैसा मिल सके। दैट इज टू से हमारी इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबिलिटी का फीचर होना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि कुछ सिक्योरिटीज चाहे हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जैसे कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, जबकि दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे हम कभी भी मार्केट में सेल करके कैश ले सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट हर इन्वेस्टर चाहता है कि जितना उसने बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया है उतना तो उसको मिले ही। यदि वो भी सेफ नहीं रहता तो इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज इट वुड बी सेफर टू कीप द फंड्स विद द इन्वेस्टर हिमसेल्फ। बेटर यही होगा कि इन्वेस्टर सारे फंड्स क्या कर ले, अपने पास ही रख ले यदि उसको कोई इनकम नहीं मिलती। तो एटलीस्ट हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि जहाँ कहीं भी उसने मनी इन्वेस्ट किया है वहाँ पे एटलीस्ट उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो लेट अस से यदि मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं ये चाहूँगी कि मेरी 50,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट सेफ रहे, उसमें आगे जो मुझे इंक्रीज होके मिलना है रिटर्न की फॉर्म में या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में, वो मिले तो वेल एंड गुड। So our next objective is safety of principal. Besides that, we have the objective of tax benefits. आप लोगों ने देखा होगा जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में फ्लोट होती हैं और सैलरीड पर्सन्स गो फॉर द स्कीम्स विच गिव देम द टैक्स बेनिफिट। सो इन्वेस्टर्स ऑल्सो मेक द इन्वेस्टमेंट फॉर द टैक्स बेनिफिट, like people invest in PPF, Public Provident Fund, or NSC, National Savings Certificates, in order to reap the benefits of tax. People prefer to invest in the investment which can save their
मनी फ्रॉम पेइंग दी टैक्स एंड इट बिलोंग्स टू देम ओनली। तो उनका एक पर्पस ये भी होता है कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सके। Our last objective in today's discussion is the protection against purchasing power risk और inflation risk। आप लोगों ने बेटे बहुत बार पढ़ा होगा, +2 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन मतलब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में, रनिंग इन्फ्लेशन के बारे में, हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। आपने पढ़ा होगा बेटे दैट सर्टन डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। तो एटलीस्ट रेंगती हुई स्फीति का होना बहुत ज़रूरी है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वही ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख करके चलता है कि जो उसको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा उससे वो इन्फ्लेशन को फेस कर सके। ये होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी इन्फ्लेशन रिस्क। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट अस से एक इन्वेस्टर है जिसने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। ड्यूरिंग द ईयर उसको 10% का रिटर्न मिला, यानी कि एक साल के बाद उसके पास जो मनी अवेलेबल है दैट इज़ 110 रुपीज़। आप ये भी जानते हैं बेटे टाइम के साथ साथ कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं और मनी की वैल्यू कम होती जाती है। तो लेट अस से ईयर के बिगिनिंग में जो चीज़ 100 रुपीज़ में आती थी, ज़रूरी नहीं है वो साल के एंड में भी 100 में ही आएगी, वो 100 से ज़्यादा में ही आएगी। तो इन्वेस्टर को ये देखना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट इस अकॉर्डिंग हो कि जो 1 ईयर के बाद कमोडिटी जिस प्राइस में आ रही है उसकी इन्वेस्टमेंट उस कमोडिटी को परचेज करने के लायक है या नहीं है। तो इन आवर करंट एग्जाम्पल जहां हम कह रहे हैं कि 110 उसका रिटर्न है, तो कमोडिटी की वैल्यू यदि 110 या उससे कम है तो इन्वेस्टमेंट सही है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस डिफीट हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। फर्स्ट हमने किया मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, सेकंड मिनिमाइजिंग द रिस्क, थर्ड लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी, फोर्थ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, फिफ्थ टैक्स बेनिफिट एंड सिक्स्थ प्रोटेक्शन अगेंस्ट परचेजिंग पावर। थैंक यू।